हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो कैसे हो आप सभी लोग। हाँ, मुझे पता है कि यार 3-4 दिनों से 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके पीछे रीजन था। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो उसके लिए तो यार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। एंड उसके चक्कर में थोड़ा सा बिजी चल रहे थे एंड बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल काम भी थे। जैसे आपको पता होगा कि हमने JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन बनाया है, एप्लीकेशन लॉन्च भी कर दिया है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, JR ट्यूटोरियल्स का ऐप आ चुका है। प्ले स्टोर में जाके आप JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो आप लोग को हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। उसको डाउनलोड करके रख लो, अच्छा अच्छा रेटिंग्स एंड रिव्यूज देके रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उसके ऊपर भी कंटेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी कंटेंट्स बन रहे हैं क्योंकि ये सब चीज बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। 1 मिलियन पे आप लोग को सरप्राइज जो देना था ना, इसके लिए बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। तो कंटेंट थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, बाकी तो यूट्यूब पे तो आ ही रहा है और ये हमेशा आता ही रहेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट है। हमारे प्रीवियस बैच का पूरा कंप्लीट है, जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था। न्यू बैच डिजिटल बोर्ड के साथ भी ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से सिलेबस चल रहा है और बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा और बहुत जल्दी आपका लाइव रिविजन भी शुरू हो जाएंगे, LMR सीरीज, वन शॉट वगैरह। ठीक है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, फटाफट से फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड कीप स्टडीइंग हार्ड, क्योंकि यार अच्छे मार्क्स लाने एग्जाम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो जो है हमारा दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का साइंस पार्ट 1, ये आप जानते हैं उसका 3rd चैप्टर हमने शुरुआत किया था और आज लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं और ये इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। यानी कि आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए इस चैप्टर के जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, उसको फटाफट से स्टडी करेंगे और आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन। देखो, हमने केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये सभी चीज पढ़ लिया। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया, कैसे बैलेंस किया जाता है पढ़ लिया, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उस केमिकल रिएक्शन में इफेक्ट डाल सकते हैं या फिर उसके वजह से कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो सब चीज स्टडी करना है। तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो देयर आर टोटल 5 फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। तो वो कौन से 5 फैक्टर है उसको स्टडी करेंगे। नाम याद रखना और उसके अंदर का मतलब जो बता रहा हूं वो याद रख लेना, बाकी सब चीज इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमने JR ट्यूटोरियल्स का एक नया टी-शर्ट पहना हुआ है। तो ऑब्वियसली कल के दिन ही टीचर्स लोग के साथ हमने एक 1 मिलियन का छोटा सा सेलिब्रेशन किया था, लाइव सेशन हमने किया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, और उसी में मैंने ये टी-शर्ट को भी लॉन्च किया। तो दिस इज आवर ब्रांड न्यू टी-शर्ट ऑफ JR ट्यूटोरियल्स। हमारे बाकी टीचर्स भी यही सेम टी-शर्ट पहन के आप लोग के लिए वीडियोस बनाएंगे, जो कि आप लोग देख पाते होंगे 11th के लिए, 12th के लिए खास करके। बाकी जो टीचर्स है वो मेनली 11वीं 12वीं के लिए, लेकिन 10th के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है वो लोग पढ़ाने वाले। तो टेंशन की बात नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे टैग कर सकते हो। वैसे कैसा लग रहा है आपको टी-शर्ट, जरूर से हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए। तो पहला जो फैक्टर है जो इस केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं, आपको पता है रिएक्टेंट मतलब क्या होता है। जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। तो रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा वो केमिकल रिएक्शन होगा या फिर उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आप देखोगे द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब जैसे एक लाइन यहां पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। क्या लिखा है, ऑन रिएक्शन ऑफ बोथ एल्यूमिनियम एंड जिंक। अगर हम लोग एल्यूमिनियम एक एलिमेंट है पता है, और जिंक एक एलिमेंट पता है। तो एल्यूमिनियम का और जिंक का जब हम लोग डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलता है, लिबरेट होता है। ठीक है, और साथ ही में वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट्स भी निकलते हैं, मेटल्स के जो पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इतना मुझे समझ में आ गया कि एल्यूमिनियम और जिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम भी और जिंक भी, ये दोनों के दोनों किससे रिएक्ट करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करते जब होंगे तो हमें क्या मिलता है, H2 गैस मिलता है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टेक्स प्लेस एज द फास्टर एज कंपेयर टू जिंक। यानी कि जब मैं एल्यूमिनियम का और HCl का रिएक्शन करूंगा, एल्यूमिनियम का और HCl का जब रिएक्शन करूंगा तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू किससे, जिंक का और HCl का। यानी कि जब मैंने एल्यूमिनियम लिया और HCl लिया और दोनों का रिएक्शन किया तो वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा, और अगर मैंने जिंक लिया और HCl लिया फिर दोनों को रिएक्ट किया तो उसका रिएक्शन एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम वाले से थोड़ा स्लो होगा। यानी कि एल्यूमिनियम जो होता है वो फास्ट रिएक्ट करता है और जिंक उससे कंपेयरिंग में देखा जाए तो उससे स्लो रिएक्ट करता है। तो इससे यह पता चलता है कि जो मेटल होता है उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केमिकल रिएक्शन कितना ज्यादा फास्ट होगा, कितना ज्यादा स्लो होगा।
समझ में आ गया। और यही हमारा पहला फैक्टर है, दैट इज द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट्स का नेचर क्या है, फास्ट रिएक्शन वाला नेचर है कि थोड़ा स्लो वाला रिएक्शन है, तो उसके हिसाब से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। समझ में आ गया। तो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर जो आपको याद रखना है। दूसरा फैक्टर क्या बोलता है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। वो जो रिएक्टेंट्स है उनका साइज क्या है, क्या वो थोड़े मोटे मोटे साइज में है, क्या वो बड़े बड़े पीसेस है, क्या वो एकदम बारीक बारीक पाउडर जैसे पीसेस है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या बोलता है कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज। जो भी पार्टिकल्स है उस रिएक्टेंट्स के अंदर, उसका जो पार्टिकल्स है ना, उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या बोल रहा है, स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा है इन्होंने, जितना स्मॉलर साइज रहेगा, मतलब समझ लो इतना बारीक बारीक छोटे छोटे अगर पीसेस हैं, ठीक है, जैसे नमक होता है, तो नमक को पानी में डाल दो और थोड़ा सा एक बार चम्मच घुमा दो तो वो घुल जाएगा, रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर शक्कर ले रहे हो तो शक्कर को बार बार एटलीस्ट 2 मिनट तक घुमाना पड़ता है, तब जाके शक्कर डिसॉल्व होता है। तो नमक का साइज बहुत छोटा होता है, इसके लिए जल्दी डिसॉल्व हुआ, और शुगर का साइज, शक्कर का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसके लिए लेट डिसॉल्व हुआ। तो इससे क्या पता चला, जितना छोटा जिसका साइज उतना फास्ट उसका रिएक्शन। तो स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। खत्म, सिंपल, याद रहेगा। तो ये था दूसरा फैक्टर, दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। तीसरा फैक्टर क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो इसको, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना उसका सोल्यूट परसेंटेज है सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या बोलता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन द डाइल्यूट एसिड। मतलब समझ लो मेरे पास 2 एसिड है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब पानी मिलाया हुआ, फीका, ठीक है, डाइल्यूट बोलते हैं उसको। और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा रहेगा, एकदम प्योर ओरिजिनल एसिड, ठीक है, एकदम ओरिजिनल नहीं, चलो थोड़ा सा मिला है, बहुत कम मिला है, मतलब एकदम डार्क है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और एक है आपका डाइल्यूट एसिड। तो दोनों में से सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, क्या बोलता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब जितना ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा उतना फास्ट वो रिएक्ट करेगा। यानी कि समझ लो मेरे पास अगर 2 एसिड थे, एक डाइल्यूट वाला और एक कॉन्सेंट्रेट वाला, तो कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, जो कॉन्सेंट्रेटेड वाला एसिड होगा वो जल्दी जाके फास्ट रिएक्शन करवाने में हेल्प करेगा। समझ में आया। ये था तीसरा टॉपिक, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। चौथा है द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन स्लो होने वाला है या फास्ट होने वाला है। बेस्ट है, क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर कम करना है तो टेम्परेचर कम रखो। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे घर में जो कुकर होते हैं, कुकर के अंदर ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट होता है। इसके लिए कोई भी चीज, जब हम चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, इवन बहुत सारे लोग उसमें चिकन मटन, जो नॉनवेज लवर्स है उनको पता होगा, वो उसमें पकाते हैं तो जल्दी पकता है। लेकिन वही आप टोप जो होता है ना, टोप एक पतीला होता है, टोप बोलते हैं उसको नॉर्मली, उसमें आप चावल पकाओ, दाल पकाओ तो ज्यादा टाइम लेगा। तो ऑब्वियसली अगर मुझे फास्ट रिएक्शन करना है तो वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो हायर द टेम्परेचर फास्टर विल बी द रिएक्शन। सिंपल, क्लियर, समझ में आ गया। ये हो गया चौथा फैक्टर। और पांचवा फैक्टर है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब मैंने आपको समझाया था क्या होता है कि द सब्सटेंस इन व्हिच पार्टिकल द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज टू इट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट। मतलब ये एक ऐसा एलिमेंट होता है, कैटलिस्ट नाम है खाली, लेकिन ये भी एक एलिमेंट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में डाला जाता है, ठीक है, ताकि उसका रिएक्शन और फास्ट हो सके या फिर उसके हिसाब से वो हो सके। हमने वो वनस्पति घी वाला एग्जांपल देखा था, उसमें जिंक एज ए निकल कैटलिस्ट डाला, नॉट जिंक, Na निकल कैटलिस्ट डाला जाता है वनस्पति घी को बनाने के लिए। वेजिटेबल ऑयल का रिएक्शन किया गया था हाइड्रोजन गैस के साथ, मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा, ठीक है, ये सब चीज, और इसी चैप्टर में पढ़ाया गया था। इसका या चौथा लेक्चर है ना, दूसरा या तीसरा लेक्चर में हमने पढ़ाया था, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। अब होता क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन वाटर। मतलब अगर मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वो पानी में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन जब बन रहा है स्लोली रूम टेम्परेचर पे, तो वो जब होता है तो ये जो रिएक्शन आप देखोगे तो सेम रिएक्शन जब फास्टर रेट पे होता है ना, जब हम उस पे हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसी, जिसका नाम है MnO2, अगर हम बनाएंगे, यानी कि जब हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर बनाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो H2O2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या करेंगे हम लोग, वाटर बनाएंगे, मतलब H2O बनाएंगे। तो जब H2O बनाएंगे तो ऑब्वियसली क्या निकल रहा है, एक ऑक्सीजन अलग से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो जब ये H2O2 में अगर मैं ये मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड कर दूं ना, जिसको बोलेंगे हम लोग MnO2, ये हमारा एक कैटलिस्ट है। तो अगर मैं इसको ऐड कर लूं, या फिर मैं इसको एरो के ऊपर भी लिख सकता हूं, इसको आप एरो के ऊपर लिखो, जो कि कैटलिस्ट एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो इसको अगर मैं ऐड करूं तो ये जो रिएक्शन होगा और ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर ये नहीं होता, ये कैटलिस्ट नहीं होता, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 नहीं होता, तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता। लेकिन जैसे ही मैंने MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड डाला उसमें, तो और ज्यादा फास्ट तरीके से होगा। तो दैट इज नथिंग बट द कैटलिस्ट का काम क्या होता है, और ज्यादा फास्ट करवाना रिएक्शन को। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये थे टोटल 5 फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं
किसी भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत इजी है यार, इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए अब जाएंगे हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है दोस्तों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ये बहुत ही सुंदर चीज है। क्या है ये ऑक्सीडेशन, क्या है ये रिडक्शन? अब देखो ऑक्सीडेशन याद रखने के लिए बहुत इजी हो जाता है। देखो कैसे इजी होता है। देखो ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब इसमें होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसीलिए नाम इसका ऑक्सीडेशन है। लेकिन अगर हाइड्रोजन का रिमूवल भी हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर, तो वो भी ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? नाम से सबसे पहले देखो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा, लेकिन इसके अलावा अगर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा या तो रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन हो जाएगा, तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फिर दूसरा है रिडक्शन। तो रिडक्शन नाम से याद रखो, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, वैसे रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। तो अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है लेकिन इसके अलावा अगर ऑक्सीजन निकलता है यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो बहुत इजी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीडेशन याद रखोगे तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया? ये दोनों आपस में लिंक है। एग्जांपल से हमारे पास देखो, जैसे ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन के लिए, ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ये आपका रिडक्शन का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास दो मैग्नीज है, मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन मैंने प्लस किया, तो ऑक्सीजन प्लस हो रहा है मतलब ऐड हो रहा है, तो क्या बन गया? 2 टाइम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो रिएक्शन था आपके लिए, ये आपका एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें आप लोग का ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। वैसे ही यहां पे रिडक्शन में देखोगे कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ऐड हुआ तो कॉपर अलग हो गया, वाटर अलग से निकल गया, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो इसके वजह से ये जो रिएक्शन है ये आपका क्या है? एक रिडक्शन रिएक्शन है। समझ में आया? तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ डेफिनेशंस होते हैं ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के। क्या होते हैं? जैसे कि अगर यहां पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अगर कोई भी मेरे पास एटम है या फिर आयन बोल लो आप, ठीक है, जैसे Na+, Cl-, ये आयंस होते हैं, तो ये जो आयंस है या फिर जो एटम्स है, इसका जो चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, या तो जो निगेटिव चार्ज रहेगा वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज या तो बढ़ रहा होगा, 2+ से 3+ हो जाएगा। समझ में आ रहा है? प्लस से 2+ हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, या फिर निगेटिव चार्ज घट रहा है, जैसे Cl3- है तो Cl2- हो गया, Cl- हो गया। इस प्रकार से अगर हो रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। ठीक है, वही अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है उल्टा इसमें, तो उसको कहेंगे रिडक्शन। तो ये दो डेफिनेशन है, एक ये वाला एडिशन ऑक्सीजन वाला, एक ये चार्ज वाला। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है। दोनों सॉरी दोनों आप में से किसी भी लिख सकते हो, कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, लेकिन दोनों लिखो तो और अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये आप कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल यहां पे है कि ये जो एग्जांपल है ये एक्चुअली रेडॉक्स का एग्जांपल है। रेडॉक्स क्यों बता रहा हूं? रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं है, लेकिन यहां पे ना एक ही फिनोमिना से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये फेरस है, आयरन, आयरन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। यहां पे मैं कलर चेंज करके बताता हूं। ये जो फेरस है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो फेरस प्लस ऑक्सीजन इज फेरस ऑक्साइड। वापस से ऑक्सीडेशन करूंगा, मतलब और ऑक्सीजन ऐड करूंगा, तो ये बन जाएगा Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड बन जाएगा ये, ठीक है ना, फेराइट बन जाएगा। फेराइट बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं इसको, रस्ट बोलता है, वो जंग लग जाती है ना वो वाली चीज। लेकिन अगर इसी का रिडक्शन किया, मतलब दैट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल करूंगा तो ये वापस से ये बन जाएगा, इसका वापस से रिडक्शन करूंगा तो वापस से फेरस बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में लिंक है। और एक और इससे एक बहुत अच्छा टॉपिक मुझे याद आया जो कि आप लोग को है, जिसका नाम है दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई ऑक्सीडेशन, ठीक है, एंड रिडक्शन, देखो ध्यान से सुनना, जब भी कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों ही रिएक्शन होता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, एक के बाद एक, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। अगर क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, क्या मैंने बोला कि रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये कभी कभी डेफिनेशन में पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर एक्सप्लेन द रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बोलता है कि when oxidation and reduction reaction takes place simultaneously then the reaction is called as the redox reaction। इसका एग्जांपल ये है, समझ में आ गया क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एज अ टाइम रिडक्शन। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक और टॉपिक है
जिसका नाम है करोजन। तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट से, करोजन का मतलब क्या होता है। तो देखो ये करोजन, इसका बेसिक मीनिंग जो है जंग लगना, जैसे नॉट जंग लड़ना नहीं, जंग लगना, जैसे हम लोग नॉर्मल हिंदी में उसको बोलते हैं ना, अरे लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ है, ठीक है, रस्ट पकड़ लिया है। तो एक्चुअल में वो क्या होता है कि ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें कई सारे ऐसे चीजें हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जैसे अभी लोहा है, मेरे पास फेरस है, ठीक है, लोहा, तो उसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो लोहा जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या बना लेगा, फेरस ऑक्साइड बना लेगा, तो वो जंग पकड़ेगा उसके ऊपर, धीरे धीरे जंग क्या करता है, उसको खोखला बनाता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका एडिशन होता है, उसका रिएक्शन हो रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, मतलब वो जो लोहा होगा, वो जो आयरन होगा, वो रस्ट पकड़ता है और उसी को हम लोग बोलते हैं करोजन। और नॉर्मल तौर पे जो आयरन होता है रस्ट करता है, एंड ए रेडिश कलर लेयर, जैसे आपने देखा होगा कि कोई लोहा पुराना आप देखोगे तो बारिश के टाइम में पानी जब आता है उसके ऊपर जंग लगा रहता है, तो वो जंग को आप ऐसे हाथ से घिसोगे तो लाल लाल कलर का आपके हाथ में लग जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट द रेड कलर लेयर। और वो रेड कलर लेयर क्या है, वो आपका रस्ट है, रस्ट मतलब जंग है, ठीक है, इज कलेक्टेड ऑन इट, एंड दिस इज करोजन ऑफ आयरन। इसी को हम लोग आयरन का करोजन बोलते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम माना जाता है, क्योंकि अगर लोहे में समझ लो जंग पकड़ लिया, ब्रिजेस होते हैं बड़े बड़े रेलवे ब्रिजेस, उसके ऊपर जंग पकड़ लिया तो लोहा सड़ जाता है, धीरे धीरे खोखला बन जाएगा और टूट सकता है। इसके वजह से हादसे भी कई सारे होते हैं, ब्रिजेस टूट जाते हैं, रेलवे ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं, आपने सुना है ये सब। तो बहुत ज्यादा टाइम के बाद ना एक आयरन को ना रिप्लेस करना पड़ता है, और आयरन के ऊपर हमेशा ना कोटिंग मारनी पड़ती है, जिंक प्लेटिंग, ऐसे अलग अलग मेटल्स की कोटिंग करनी पड़ती है ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। वो सब चीज हम लोग कभी और पढ़ेंगे, मतलब ये चैप्टर में नहीं है, आपको जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये जो लेयर होता है ना, इसको रस्ट बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, और उसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना, ये केमिकल फॉर्मूला याद रखना, Fe2O3, देखो क्या लिखा है ये, Fe फेरस, 2O3 फेराइट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय H2O, ठीक है। तो ये मतलब X, मतलब उसके जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, 10H2O लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो। दिस इज द करोजन पार्ट एंड दैट केमिकल फॉर्मूला फॉर द रस्ट, याद रखना, केमिकल फॉर्मूला फॉर द रस्ट इज दिस वन, ये एग्जाम में पूछ सकता है। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज नोन एज द रैंसिडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में पूछता भी है। रैंसिडिटी डिफाइन करो, शॉर्ट नोट लिखो। तो रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझो। देखो क्या होता है कि व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग फूड स्टफ, देखो आपको पता होगा कि हम लोग, हमारे खासकर इंडियंस में भी आप देखोगे और बाहर भी आप समोसे वड़ा पाव वगैरह खाते होंगे, करेक्ट। तो वो जो तेल होता है, आपको क्या लगता है रोज नया तेल लेते हैं वो लोग? नहीं, आज वड़ा तल के निकाला, समोसा तल के निकाला, वही तेल कल वापस यूज करेंगे, वही तेल परसों, ऐसा ऐसा चलता रहता है। कम से कम 4-5 दिन तो वो लोग बिल्कुल यूज करते हैं, जब तक वो पूरा जल के खत्म ना हो जाए। तो जो लेफ्ट ओवर जो ऑयल होता है ना, वो बार बार जब यूज करने लगते हैं ना, तो उसके बाद एक हद के बाद, मतलब 3 से 4 बार यूज कर लोगे, उसके बाद ना उसमें एक फाउल ऑर्डर आ जाता है। फाउल ऑर्डर का मतलब होता है एक खराब स्मेल आने लगता है, जो तेल होता है वो भी खराब होता है। जी हाँ दोस्तों, वो तेल को अगर आप कितने बार उसमें वड़ा निकाल रहे हो, समोसा सब्जी बना रहे हो, जो भी है, वो तेल जब बार बार यूज हो रहा है ना, तो उसका स्मेल खराब होने लगता है। एक टाइम आता है कि उसमें से फाउल ऑर्डर मतलब खराब स्मेल आने लगता है, और उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी, मतलब वो जो तेल है वो खराब हो चुका है, रैंसिड हो चुका है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर खाना कुक किया जाता है ऐसे ऑयल में, तो उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग बाहर से खाना खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार खाने का स्वाद अच्छा नहीं है, कुछ तो अलग लग रहा है, तो एक्चुअली वो तेल खराब होता है। और बाहर के ऐसे कितने ढाबा, होटल्स, रेस्टोरेंट में ऐसा यूज किया जाता है, हमको क्या मालूम, हम थोड़े ना किचन में देखने जाते हैं कि वो लोग कैसा फ्रेश ऑयल यूज कर रहे हैं, क्या फ्रेश वेजिटेबल्स यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग नहीं देखते। हम लोग तो बस खाने में ऑर्डर दे देंगे, आज तेरा भाई चिकन चिल्ली खाएगा, पनीर चिल्ली खाएगा, ऑर्डर दे दिया, वो लोग लाके देते हैं और हम लोग मस्त खाते हैं, तो टेस्ट भी अच्छा लगता है ऑब्वियसली। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो ऑयल अच्छा नहीं होता है, ऑब्वियसली यार, उन लोग हर बार खराब ऑयल यूज करेंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा और उनके ऊपर रेड भी पड़ सकती है। जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है ये सब चीज का ख्याल रखते हैं। तो ये सब हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार होता भी है, ये फैक्ट है, ये आपने मूवीज में भी देखा होगा, ठीक है। और जब ऑयल या फिर घी अगर ऐसा बचा हुआ है और लॉन्ग टाइम तक उसको उसमें खाना बन रहा है, फूड को फ्राई किया जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके अंदर ना एयर ऑक्सीडेशन, मतलब हवा पकड़ लेता है, एयर के वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो बन जाता है रैंसिड। क्या बन जाता है? ऑयल जो है वो रैंसिड बन जाता है। और रैंसिडिटी क्या होता है? इन द फूड स्टफ कुक इन द ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब अगर वो रैंसिड बन गया ऑयल तो उसका एक उपाय यह है कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स को डाल के उसके अंदर का जो एयर डिपॉजिट, ऑक्सीजन डिपॉजिट, जो ऑक्सीडेशन हो गया उसको रिमूव कर दिया जाए एंटीऑक्सीडेंट डाल के, तो उससे वो ठीक हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से उसको फेंक देना ही ज्यादा बेटर है, या फिर उसका कोई दूसरा प्रोसेस होगा वो कर सकते हैं। यानी जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑफ फूड स्टफ कैन आल्सो बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग इट इन एयर टाइट कंटेनर। मतलब एक अच्छा उपाय यह है कि जो भी ऑयल आप यूज कर रहे हो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि उसमें हवा ना लगे, एयर नहीं जाएगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी नहीं होगा, जिसके वजह से रैंसिडिटी होने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे से लर्न कर लेना। और इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है
वो क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चैप्टर इज कंप्लीटेड, ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। अब इसी के साथ थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, ऐसे चौथा चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पूरी कोशिश करेंगे, संजीव सर आपको पढ़ाए और मजा आएगा आप लोग को। ठीक है, तो बाकी तो यार मैथ्स के वीडियो मिल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और देखो पुराने वीडियो सब चीज प्रेजेंट है, पूरा साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सब कंप्लीट है। पढ़ाई करते रहो, नए वीडियोस भी कंटिन्यूस बन रहे हैं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। राहुल सर है आपके, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।